Hi students, I welcome you all in this video. I have been making videos from solid state and I have finished the whole chapter. Today we will solve the previous year's NEET questions. Please see how I am solving the questions, and if you need somewhere you can take the screenshot if you want to watch it later. So let's start the video. In this question the solution will be little lengthy students because calculation करना पड़ेगा, सेलेज निकलना पड़ेगा आपको लिथियम का डेंसिटी दे दिया गया है. आप देखिए डेंसिटी इज गिवन इन केजी पर मीटर क्यूब यूनिट और जो कि एटॉमिक मास है वो ग्राम पर मोल में है. तो या तो आप एटॉमिक मास को केजी पर मोल में ले लो या आप डेंसिटी को जो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो. दोनों में से एक करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे डेंसिटी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगी और उसके बाद सेलेज निकलना होगा और उसके बाद ये जो है इन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आप चूज कर सकते हो. दिस इज अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम नीट एग्जाम 2016. सो फॉर्मूला डेंसिटी का हमें पता है, रो इज इक्वल टू जेड इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू एन नॉट. एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू भी यहाँ पे दे दिया गया है. तो पहले हम कन्वर्ट करते हैं डेंसिटी को 530 केजी पर मीटर क्यूब, इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेना है. सो केजी को ग्राम में लेने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा. 530 इंटू 1000 और नीचे ये जो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर होगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो नीचे आप इसको 100 इंटू 100 इंटू 100 ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब और ये हो जाएगा ग्राम. तो आपका देखो 3 और 1 4 जीरो ऊपर में, यहाँ पे 2 4 जीरो कैंसिल कर दो. सो आपका आएगा 53 डिवाइडेड बाई 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो इट विल बी 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये आ गया आपका रो जो कि डेंसिटी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में. अब BCC स्ट्रक्चर है तो Z जो कि नंबर ऑफ एटम्स है पर यूनिट सेल, उसकी वैल्यू आपको पता है, इट इज 2. सो हम पुट कर देते वैल्यू 0.53 इज इक्वल टू 2 इंटू मोलर मास कितना है 6.94 डिवाइडेड बाई ए क्यूब. ए की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट ही करना है और एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू दिया है 6.02 इंटू 10⁻23. तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 13.88, 10⁻23 को ऊपर ले गया, 10⁻23 नीचे रह गया, ए क्यूब इंटू 6.02. ये आपका डेंसिटी की वैल्यू पुट कर दिया. सो वी कैन राइट ए क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा 13.88 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 0.53 इंटू 6.02. सो अब हमने क्या किया, ऊपर नीचे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को हटाया और नीचे 6.02 के साथ 53 को मल्टीप्लाई करके हमारा आया 319.06. अब आपको क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको दोनों साइड में लॉग लेना होगा. लॉग ले करके ही आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो. सो वी राइट हियर लॉग ए क्यूब इज इक्वल टू, अभी लॉग टेबल से हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे. बिफोर दैट यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 log a लिख सकते हैं बिकॉज इट इज द रूल ऑफ लॉग. जो पावर होता है वो सामने मल्टीप्लाई हो जाता है. तो इसको आप लिख लो 3 log a इज इक्वल टू, ये मैंने लॉग टेबल से वैल्यूज पुट कर दिया. अगर आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में लॉग की वैल्यूज आप टैली करके देख सकते हो. आपके पास भी लॉग टेबल होगा, आप टैली करके देख सकते हो. ये लॉग 1388 का वैल्यू है और log 10 की वैल्यू 1 है, इसलिए -23 हो जाएगा और इसका लॉग देखने से ये आएगा. अब हम आगे कैलकुलेशन करते हैं. ये हो जाएगा सो 3 log a विल बी इक्वल टू दिस. नाउ ये दोनों को ऐड कर दिया, इसको माइनस करने से हमें जो मिलेगा वो होगा. अब आगे का कैलकुलेशन देखिए, 3 log a इज इक्वल टू, इससे ये दोनों में माइनस होकर के ये आ गया -22.3614. अब log a इज इक्वल टू क्या होगा, 3 से इसको डिवाइड करो तो ये हो जाएगा -7.4538.
अब इसको, ये माइनस वैल्यू है इसलिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो बार में इस तरह से कन्वर्ट होगा, ये इस तरह से लिखना पड़ेगा, -8 + 1 माइनस दिस। अब 1 से इसको माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.5462। सो यू कैन राइट 8 bar 0.5462। So we can write A will be equal to antilog of 8 bar 0.5462। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम एंटीलॉग टेबल से ये पोर्शन की जो वैल्यू है वो देखेंगे, और 8 बार के लिए आपको पहले डेसिमल पॉइंट दे करके 7 जीरो देना पड़ेगा, उसके बाद ये पोर्शन का जो एंटीलॉग की वैल्यू है वो आपने लिखना है। तो अगर हम ये करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 3.518 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो अगर हम ये डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट आगे ले जाते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि सिंस 1 पिकोमीटर is equal to 10⁻⁻12 मीटर, that means 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। सो आप ये जो एक ही वैल्यू है इसको क्या लिख सकते हो, 351.8 पिकोमीटर। दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, अप्रोक्सीमेटली 352 पिकोमीटर। तो आप देखिए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये नंबर डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। सो ये कैलकुलेशन रहा, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट पूरा का ले लो। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट एग्जाम 2015। आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है रिगार्डिंग द डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो देखिए नंबर ए क्या बोल रहा है, Frenkel defects decrease the density of the crystalline solid. It is totally a wrong statement. Frenkel defect में तो डिसलोकेशन होती है, कैटायन अपना साइट छोड़ करके नियर बाई कोई इंटरस्टिशियल साइट में ही चला जाता है, वो मिसिंग नहीं होते हैं, एंड दैट्स वाई डेंसिटी के ऊपर फ्रेंकल डिफेक्ट का कोई असर नहीं होता है। सेकेंड क्या बोल रहे हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट इज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट। इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। डिसलोकेशन ही तो होती है, जो कैटायन है वो अपना साइट छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइट में चले जाने का मतलब क्या है, उसका डिसलोकेशन हो जाता है। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसको तो पहले हम टिक कर देते हैं, उसके बाद बाकी के स्टेटमेंट जो गलत है मैं आपको बता देती हूँ। नंबर सी में बोला है फ्रेंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन द हैलाइड्स ऑफ अल्काली मेटल्स। हैलाइड्स ऑफ अल्काली मेटल जैसे कि सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, ये जो अल्काली मेटल हैलाइड्स है इसमें फ्रेंकल डिफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें कैटायन एनायन के साइज ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। कैटायन एनायन के साइज अगर इक्वल हुआ तो कैटायन जो है बड़े होते हैं साइज में, एंड इट कैनॉट बी फिट इनटू द इंटरस्टिशियल साइट। वो इंटरस्टिशियल साइट में जो है फिट नहीं हो पाएगा, बिकॉज अल्काली मेटल आयन्स आर जनरली वेरी बिग इन साइज। ये स्टेटमेंट तो गलत है। नंबर डी में बोल रहा है शॉर्टकी डिफेक्ट हैव नो इफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, बिकॉज शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, पेयर्स में कैटायन और एनायन जो है मिसिंग होते हैं क्रिस्टल लैटिस से। पेयर में कैटायन एनायन अगर मिसिंग होगा, इन दैट केस डेंसिटी विल डिक्रीज। सो दिस वन ऑल्सो, नंबर डी ऑल्सो इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। सो करेक्ट स्टेटमेंट आपका नंबर बी है, जहां पर बोला है कि फ्रेंकल डिफेक्ट इज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट। सो दिस क्वेश्चन इज डन। नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस 2012। तो ये क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर ऑफ ए मिक्स्ड ऑक्साइड इज सीसीपी, मतलब क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयंस। दैट मीन्स क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट किसने बनाया, ऑक्साइड आयंस ने बनाया क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट। अभी 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्युपाइड बाय डाइवैलेंट मेटल ए। टेट्राहेड्रल वॉइड्स के 1/4 जो है डाइवैलेंट मेटल ए ने ऑक्युपाई किया, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड सारे ही ऑक्युपाई किया है मोनोवैलेंट मेटल दैट इज बी। आपको फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड को फाइंड आउट करना है, ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो
तरीका वही है जो मैंने पीछे भी इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व किया है कि जो भी एटम या तो आयन क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट बना रहा है उसका नंबर आप n सपोज कर लो। तो उसका नंबर अगर आपने n सपोज कर लिया तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के नंबर कितना होगा, क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट बनाने वाला जो एटम या तो आयन है उनका जो नंबर है उतना ही होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के नंबर, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स के नंबर हो जाएगा डबल दैट नंबर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के डबल बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑक्साइड आयन्स जो है क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट बना रहा है, तो हम ऑक्साइड आयन के नंबर n सपोज कर लेते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के नंबर भी n होगा और टेट्राहेड्रल वॉइड के नंबर हो जाएगा 2n। उसके बाद हम देखते हैं कि मेटल A जो कि डाइवैलेंट है वो 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई कर रहा है, और सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है मेटल B जो कि मोनोवैलेंट है वो ऑक्युपाई कर रहा है। और उसके साथ ऑक्साइड आयन को भी हमें ले लेना है फॉर्मूला निकालने के लिए, इजीली फॉर्मूला निकल जाएगा। सो लेट अस सपोज number of oxide ions making CCP structure is equal to n. So number of octahedral voids will be equal to n, and number of tetrahedral voids will be equal to 2n. अब आपको मेटल A जो कि डाइवैलेंट है उसका नंबर देखना है कितना हो रहा है। नंबर ऑफ डाइवैलेंट metal A will be equal to what? 1/4 into 2n. That means it will be n/2, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल वॉइड के 1/4 ऑक्युपाई कर रहा है, हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स के नंबर है 2n, तो 1/4 into 2n करने से n/2 होगा। और नंबर ऑफ मोनोवैलेंट मेटल B, ये क्या है n है, बिकॉज ये सारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स टोटली ऑक्युपाई कर रहा है, सो मोनोवैलेंट मेटल B का नंबर हो जाएगा n। और ऑक्साइड आयन के नंबर तो पहले हमने सपोज कर लिया वो है n, तो अभी हमें डाइवैलेंट मेटल A इज टू B मोनोवैलेंट मेटल इज टू ऑक्साइड आयन, ये तीनों का रेशियो निकलने से ही फॉर्मूला निकलेगा। सो A+2 इज टू B प्लस इज टू O-2, ये कितना है n/2 इज टू n, n सारा कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 1/2 इज टू 1:1, दैट मीन्स यू कैन राइट 1:2:2। सो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड विल बी इक्वल टू व्हाट, AB2O2, 1:2:2, that means formula will be AB2O2. So option D is the correct option. Now let us solve this question, student. It is said, with which one of the following elements silicon should be doped so as to give p-type semiconductor? Selenium, boron, germanium or arsenic? And this question is from NEET exam 2008. अब आपको पता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं जब सिलिकॉन या तो जर्मेनियम जो कि ग्रुप 14 के एलिमेंट है जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर इनको जो है हम इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटी से डोप करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट मतलब जैसे कि ग्रुप 13 का कोई एलिमेंट हमने ले लिया, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एक्सेट्रा, जिनके वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, एक जगह में एक इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो जाएगा। जो सिलिकॉन एटम है उसके तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो नियर बाई जो एडजेसेंट एटम्स है उसके साथ 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, और जहां पर एक सिलिकॉन एटम की जगह एक बोरोन एटम आ गया क्योंकि आपने डोपिंग किया, तो डोपिंग किया मतलब कुछ सिलिकॉन एटम जो है क्रिस्टल में जो है एक इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटी एटम से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिसिट कौन होगा, ये जो एलिमेंट्स का नाम दिया हुआ है इसमें बोरोन है ग्रुप 13 का एलिमेंट, अगर आप बोरोन से इसको डोप करोगे तो ही बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर बना दिया है
तो पिक्चर में देखो सिलिकॉन का क्रिस्टल है जहां पे सारे सिलिकॉन एटम्स है। ये सारे सिलिकॉन एटम्स जो है एडजेसेंट सिलिकॉन एटम के साथ 4-4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म किया है और यहाँ पे एक सिलिकॉन एटम की जगह एक बोरोन एटम आ गया है। तो बोरोन एटम का वैलेंस शेल में है 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड इसके साथ बनाया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया, एक बॉन्ड इस सिलिकॉन एटम के साथ बनाया, बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो गया है, बोरोन का तीसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला सिलिकॉन एटम के साथ शेयर हो गया। तो ये और ये 3 सिलिकॉन एटम के साथ बोरोन ने अपना वैलेंस शेल का 3 इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर लिया। अब बोरोन के पास कोई और इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, तो ये जो 4th बॉन्ड बनना था ये वाला सिलिकॉन एटम के साथ, यहाँ पे ये वाला सिलिकॉन एटम एक इलेक्ट्रॉन अपना दिया, लेकिन यहाँ पे बोरोन कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने दिखाया इलेक्ट्रॉन होल, और ये जो नियर बाई पोजीशन में जो सिलिकॉन के साथ सिलिकॉन का बॉन्डिंग है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे जंप करके आ जाएगा, इसमें शिफ्ट हो जाएगा, इस होल को ऑक्युपाई कर लेगा, तो इसके जगह में फिर होल क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से होल जो है पूरा क्रिस्टल में जो है मूव करता रहेगा। तो इस तरह से होल के मूवमेंट की वजह से ये जो सिलिकॉन है वो अपना कंडक्टिविटी दिखाएगा, और होल को माना जाता है कि होल्स जो है इलेक्ट्रॉन होल्स दे बिहेव एज इफ दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, और इसीलिए इस टाइप का सेमीकंडक्टर को कहा जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन इफ इट इज डॉक्ड विथ इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इंपेरेटिव बोरोन देन ओनली इट विल फॉर्म पी टाइप सेमीकंडक्टर। बाकी आप देखिए जर्मेनियम तो सिलिकॉन के साथ सेम ग्रुप में ही है, जर्मेनियम से तो हम डोपिंग नहीं कर सकते हैं। अगर हम सेलेनियम से करेंगे तो भी इलेक्ट्रॉन रिच इंपेरेटिव हो जाएगा, बिकॉज सेलेनियम बिलोंग्स टू ग्रुप 16, उसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। आर्सेनिक बिलोंग्स टू ग्रुप 15, उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आर्सेनिक और सेलेनियम से तो हो नहीं सकता, वहां पे एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ओनली विद बोरोन इट विल फॉर्म पी टाइप सेमीकंडक्टर। So this is the solution of this question. This question is from NEET exam 2005. यहाँ पे पूछा गया कि in a FCC lattice, a unit cell is shared equally by how many unit cells? FCC lattice में एक यूनिट सेल जो है कितना और यूनिट सेल के साथ इक्वली शेयर होते हैं? उसका आंसर आपने ये जो ऑप्शंस है इनमें से आपको चूज करना है। तो देखिए एफसीसी यूनिट सेल में कॉर्नर्स में तो लैटिस पॉइंट्स होते ही हैं, साथ में हर एक फेस का जो सेंटर है उसमें भी एक एक लैटिस पॉइंट होगा, और एक एक फेस सेंटर वाला जो लैटिस पॉइंट है, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला पीछे का हो गया, ये वाला फ्रंट का हो गया, ये वाला इस साइड का हो गया, ये वाला बॉटम का हो गया, हर एक फेस सेंटर के जो एटम है वो 2 यूनिट सेल से शेयरिंग होती है। दैट मीन्स इस फेस से एक यूनिट सेल के साथ इसकी शेयरिंग होगा, ये फेस भी एक और यूनिट सेल के साथ शेयरिंग होगा। इसी तरह से हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 6 फेसेस आर देयर। हर एक फेस अगर एक और यूनिट सेल के साथ उसकी शेयरिंग होती है, दैट मीन्स 6 फेसेस आर देयर, तो 6 फेसेस से वो 6 यूनिट सेल के साथ उसकी शेयरिंग होगी, एंड दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी। Question number 13 students. Most crystals show good cleavage because their atoms, ions or molecules are weakly bonded together, strongly bonded together, spherically symmetrical, arranged in planes. This question was asked in NEET exam 1991. The answer will be कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे आर बाउंड बाय प्लेन सरफेसेस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में प्लेन्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं, जिनको क्रिस्टल का फेसेस कहा जाता है। ऐसा वेल डिफाइंड प्लेन्स जो है एमॉर्फस सॉलिड में होते नहीं है, एंड दैट इज व्हाई द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इफ यू वांट टू कट देम विद अ नाइफ यू कैन कट देम, दे विल गिव क्लीन क्लीवेज। तो क्लीन क्लीवेज देगा, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा नंबर डी, अरेंज्ड इन प्लेन्स, इसीलिए दे गिव गुड क्लीवेज। एमॉर्फस सॉलिड्स में वेल डिफाइंड प्लेन्स नहीं होते हैं, एंड दैट इज व्हाई अगर उसको आप तोड़ने का कोशिश करो, इफ यू हैमर देम दे विल ब्रेक इरेगुलरली। तो दैट इज द आंसर दिस क्वेश्चन। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट एग्जाम 1990। इसमें पूछा गया है कि द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू एज्यूम 2 or more crystalline structures is called what? आइसोमरिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म या तो एमॉर्फिज्म। द आंसर इज पॉलीमॉर्फिज्म। एक सब्सटेंस अगर एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को एग्जिबिट करता है तो इस फेनोमेनन को कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि आपको पता होगा कि सल्फर के बहुत सारे
फॉर्म्स होते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं, उसमें जो मोनोक्लिनिक सल्फर एंड रोम्बिक सल्फर, इनमें जो मॉलिक्यूल्स के पैकिंग है वो पैकिंग में डिफरेंस है, दैट मीन्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस है। तो सेम सब्सटेंस एग्जिबिटिंग टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, तो इस फिनोमेनन को कहा जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, नंबर बी, पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसके साथ आज का वीडियो हम यहाँ पे खत्म करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल समझो केमिस्ट्री डिटेल में, एंड यू विल बी बेनिफिटेड एवरी टाइम इफ यू वॉच माई वीडियोज। Please subscribe the channel. That is a very humble request to you, and thanks for watching the video.